हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगी। देखो जो मैंने फाइनली लेक्चर अब आपको जो लास्ट 2 लेक्चर रखे हैं आप लोगों के लिए, वो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के रखे हैं। आप लोग पूरी पीरियोडिक टेबल में अब तक जो भी पढ़ा है वो आपको इनऑर्गेनिक पढ़ने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप लोग मुझसे कहो भैया पीरियोडिक टेबल में सवाल कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको बताऊँ पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब 99% क्वेश्चन जो है इस वाले पार्ट से बनते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से बनते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर दोस्तों 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली जो हमको पढ़नी होती हैं, जिसमें आज मैं आपको 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। नंबर पहली होती है एटॉमिक और आयनिक साइज, दूसरे नंबर पे हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तीसरे नंबर पे आयनाइजेशन एनर्जी को, और नंबर 4 पर हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। 99% पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से बनता है। इससे पहले दोस्तों जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर पढ़ाया उसमें मैंने आपको डिटेल में ये बताया, कोवैलेंसी के बारे में आप लोगों को समझाया। वैलेंसी के अंदर ही आता है, एक आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, एक आपकी कोवैलेंसी होती है। तो कोवैलेंसी को आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस आप लोग पढ़ोगे और आप क्या करोगे, इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के दौरान हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो डिटेल में पूरा का पूरा लेक्चर डिलीवर है। अभी तक आप लोगों ने अगर 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आप लोगों से कहूँगा आप पहले 2 लेक्चर्स को देख के आइए, तो आपको तीसरा लेक्चर अच्छा समझ में आएगा। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक और आयनिक साइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। चलो देखो एटॉमिक और आयनिक साइज की प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कि टॉप टू बॉटम साइज का ऑर्डर क्या होता है और लेफ्ट टू राइट साइज का ऑर्डर क्या होता है। वैसे हम लोग जनरली दोस्तों जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक और आयनिक साइज। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, घटता है। अब आज हम लोग उसका थोड़ा सा डिटेल्ड में डेरिवेशन टाइप पढ़ेंगे, ये मान के चलो। देखो एटॉमिक और आयनिक साइज दोस्तों क्या होता है, एटॉमिक और आयनिक साइज होता है डिस्टेंस बिटवीन, ये होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस प्लस टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट कि आपका किसी भी एटम का साइज बताना तो आप उसके न्यूक्लियस से उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट तक क्या करिए, पहुंच जाइए। आप किसी भी एटम को ड्रॉ करिए, आप उस एटम का ये मैंने बना दिया आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, कि आउटरमोस्ट ऑर्बिटल उसका भैया ये वाला आउटरमोस्ट ऑर्बिट। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, एटॉमिक साइज। अब देखो दुनिया में सबसे पहला दोस्तों ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला दिया, वो था आपका बोहर। बोहर ने आपको एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला दिया, आयरन का फॉर्मूला 0.529 डिवाइड बाई n² डिवाइड बाई z। ये आपको फॉर्मूला दिया बोहर ने, और ये रेडियस जो निकल के आती है दोस्तों आप लोगों की निकल के आती है एंगस्ट्रॉम में। पर इसकी एक कंडीशन थी, इसको नाम दिया गया बोहर्स रेडियस, और इसकी एक बहुत खासियत थी, वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कि इट इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कि ये अकेले इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए क्या है, वैलिड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम दोस्तों कहाँ पर बन सकता है, आपका बन सकता है हाइड्रोजन में, आपका बन सकता है हीलियम प्लस में, आपका बन सकता है लिथियम 2+ में, और आपका बन सकता है बेरिलियम 3+ में। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो बच्चा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दिए तब भी क्या बचा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 आपने निकाल दिए तब भी क्या बचा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब इनकी रेडियस में आप ये वाला फॉर्मूला वैलिड करा सकते हो। लेकिन दोस्तों जब हम लोग एटॉमिक रेडियस निकालेंगे तो क्या हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, नहीं, हमारे पास में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनको निकालने का जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया गया, 0.529 डिवाइड बाई n² डिवाइड बाई लिख दिया यहाँ पे जेड इफेक्टिव दोस्तों यहाँ पे लिख दिया। अब इसको नाम दिया गया कि इट इज़ वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कि भाई ये सब के लिए वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
कि ये आपका सबके लिए वैलिड है। आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लो या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लोगे तो आप आराम से किसका यूज कर दो, जेड इफेक्टिव का। अब देखो इससे पहले जो भी बातें लिखी हुई थी उन बातों को आप जानते थे कि एन किस बात को इंडिकेट करता है, एन बताता है नंबर ऑफ पीरियड के बारे में कि आपका कौन सा पीरियड है। जेड आपका क्या है, जेड है आपका एटॉमिक नंबर। जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर। ये जो एन आपको बताता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट का आइडिया देता है आप लोगों को कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया, वो करेक्शन किया आपको जेड इफेक्टिव का। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, देखो दोस्तों जनरली जेड इफेक्टिव को बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस जेड इफेक्टिव का सीधा सीधा सा सेंस होता है कि जेड इफेक्टिव को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए क्या किया गया, लाया गया कि भाई अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं तो आप लोग जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो जेड। अब जेड इफेक्टिव को नाम दे दिया गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोस्तों इसको निकालने का जो तरीका रखा गया जेड इफेक्टिव को, तो जेड इफेक्टिव बराबर बोला गया जेड माइनस सिग्मा। इस फॉर्मूले से आप जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करके लाओगे। देखो आपको एन तो पता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है। अब आप लोग जेड इफेक्टिव अगर समझ गए तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में आप एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर आसानी से लिख सकते हो। अब देखो जेड इफेक्टिव में जेड माइनस सिग्मा लिखा तो आपसे पूछेगा जेड क्या होता है, तो देखो जेड होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियस के अंदर जितना भी चार्ज अवेलेबल है उसको हम क्या कहते हैं, जेड। क्या इसी चीज को आज तक आप लोग पढ़ते हुए आए थे, एटॉमिक नंबर। इसी का दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक नंबर। या आप इसी को कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। या आप इसी को कह सकते हो अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि एक आउटर इलेक्ट्रॉन पर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके एटम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज अवेलेबल है। न्यूक्लियस में जनरली क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन पर जितना अट्रैक्टिव फोर्स है वही आपका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। अब अगली वैल्यू जो आपके सामने लिखी हुई है दैट इज व्हाट, सिग्मा। सिग्मा को बोला गया कि सिग्मा को बोलते हैं भाई हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या भाई इसी को कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं repulsive force applied on outer electron by all inner electron। इसने कहा कि ये जो सिग्मा होता है ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्स है। ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, किस पर, आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगता है, किसकी वजह से, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से लगता है। थोड़ा सा आपको थोड़ी सी विजुअलाइजेशन देना चाहूंगा। एक आप थोड़ा सा डायग्राम बनाओ, न्यूक्लियस को रखो बीच में, कि आप लोगों ने रखा न्यूक्लियस। अब मुझे क्या करना है, इस पे बनाने हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बनाओ, ऑर्बिट बनाते जाओ। पहला ऑर्बिट हो गया आपका, अब आया आपका सेकंड ऑर्बिट। अगेन आप लोग बनाओ थर्ड ऑर्बिट। ये मैंने थोड़ा सा एटम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करी। अब देखो आप लोग लिख लो, यहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब देखो होता क्या है दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जेड का मतलब क्या है,
और सिग्मा का मतलब क्या है। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ये दोनों के दोनों इनर इलेक्ट्रॉन मिलकर इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर जितना फोर्स लगाते हैं उसको तो हम कहते हैं सिग्मा, उसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा। और ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस, इसे जितने फोर्स से अपनी तरफ खींचता है उस चीज को बोलते हैं जेड। ये जो इनर इलेक्ट्रॉनों का आउटर इलेक्ट्रॉन पर, सारे के सारे इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन होता है उसी को हम पीरियोडिक टेबल में एक इफेक्ट बोलते हैं, उसे कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शिल्डिंग इफेक्ट। अब देखो दोस्तों, यही दोनों की दोनों चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि एटॉमिक साइज फाइनली मिलने क्या वाला है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर डिसाइड करके बताते हैं जेड माइनस सिग्मा कि एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या है। छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं जो हम लोगों को करनी है। इसका मतलब ये जेड इफेक्टिव जो भी लिखा हुआ है आपका, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये है आपका नेट अट्रैक्टिव फोर्स, ये है आपका नेट अट्रैक्टिव फोर्स applied on आउटर इलेक्ट्रॉन, कि किसी आउटर इलेक्ट्रॉन पर कितना नेट अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपका क्या है, जेड इफेक्टिव। ये आपका किसका कॉज है, जेड, ये जेड आपका कॉज है कॉज टू डिक्रीज साइज, कि इसकी वजह से साइज क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है। और शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज आप लोगों का क्या होता है, आपको पता है, कॉज टू इंक्रीज साइज। इसकी वजह से आप लोगों का साइज क्या होता है, देखो साइज बढ़ता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर जितना रिपल्सन लगाएंगे उतना ही एटम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अगर एटम एक्सपेंड करेगा तो साइज क्या होगा, आप लोगों का बढ़ेगा। अब देखो ये जेड क्यों है कॉज ऑफ डिक्रीज साइज, क्योंकि ये आउटर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि जितने फोर्स से आउटर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ही एटम का साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो ये आपका साइज को क्या बनाएगा, डिक्रीज, और सिग्मा आपके साइज को क्या बनाएगा, इंक्रीज। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आप लोगों को एक रफ आइडिया होना चाहिए कि चल क्या रहा है। छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं, केवल आपकी समझ में आनी चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो क्या, सॉरी पीरियोडिक टेबल में हो क्या रहा है एटॉमिक और आयनिक रेडियस के केस में। इतना करने के बाद अब हम लोग सीधा का सीधा कैलकुलेशंस पे जाएंगे कि इन सारी कैलकुलेशंस का पीरियड पर क्या इफेक्ट निकल के आ रहा है और आपका ग्रुप्स पर क्या इफेक्ट निकल गया। अब फाइनली इतना सीखने के बाद हम इस एप्लीकेशन को सीधा पीरियड पर लगाएंगे और दूसरे केस में ग्रुप पर निकालेंगे। आप लोग उतार लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। चलो दोस्तों, इसे रब करता हूं मैं। ठीक है, अब ये जितनी भी एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़ी, अब इनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करते हैं हम लोग पीरियड में, कि भाई पीरियड में साइज का ऑर्डर क्या आएगा लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो मैंने पीरियड में जो उठाया वो उठाया आपका सेकंड पीरियड, ठीक है। और सारे के सारे सेकंड पीरियड के मैंने एलिमेंट लिखना स्टार्ट किया। सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं आपका लिथियम, देन आपका बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियॉन। ठीक है, ये मैंने आपके सारे के सारे एटम्स लिख लिए। अब जो आपका अगला टारगेट है वो है आपको इन सब का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप लोगों को लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ये आया आपका 2,1। ठीक है, ये आया आपका 2,2, ये आया आपका 2,3 एंड देन 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड देन 2,8। सबसे पहला तरीका मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे पता चला कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, घटता है। ठीक है, और उसमें ग्रुप में आपका टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपकी समझ में आए। इसे लिखने के बाद अब आप लिखोगे एन, कि भैया कौन से पीरियड के सारे एलिमेंट्स हैं ये। तो देखो ये किस पीरियड का एलिमेंट है, ये है सेकंड। सारे के सारे सेकंड पीरियड के ही तो एलिमेंट हैं। आ जाओ, एक बार आपने इनका सेकंड पीरियड लिख दिया तो अब आपका टारगेट होना चाहिए अगला,
आप इन सब में क्या लिखो, सिग्मा की वैल्यू लिखो कि इन सब में शिल्डिंग कांस्टेंट कितना है। तो देखो शिल्डिंग कांस्टेंट क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनों पर इनर इलेक्ट्रॉन कितना क्या लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स। आप इसके इनर इलेक्ट्रॉन देखो, हर केस में इनर इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, सारे के सारे केस में इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो सबके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 2 2 2। सब जगह पे लिख दो। सिग्मा सबके केस में क्या हो गया भाई, फिक्स हो गया कि इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो ये हो गया 1s2 2s1, समझ रहे हो। तो 1s2 2s1 जो हुआ है ना, तो जो 2s1 है इसमें इनर इलेक्ट्रॉन कौन से है, 1s2। तो जो 1, अब सब में 1s2 ही हैं सारे इनर इलेक्ट्रॉन, बाकी तो दूसरा ऑर्बिट यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। तो दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में, जो दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाने वाले हैं, रिपल्सन फोर्स। तो सब में सिग्मा की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 2। अब सिग्मा की वैल्यू के बाद में जो आपकी अगली वैल्यू आती है वो आती है आपकी जेड, कि जेड कितना है। तो देखो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 9 और ये आ गया आपका 10। ठीक है, अब आप लोग खुद देखो, अब आपने जेड लिख दिया, अब आपका अगला टारगेट है जेड इफेक्टिव। अब आप लोग मुझे बताओ, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला मैंने लिखा था जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1, जेड माइनस सिग्मा 2, जेड माइनस सिग्मा 3, 4, 5, 6, 7 और क्या मिला आपका 8। आप लोग गौर से देखो कि जैसे ही आप इधर से इधर आ रहे हो तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, हर बार आप लोग देख रहे हो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, एन क्या था आपका कांस्टेंट, सिग्मा भी आप लोगों का क्या था, कांस्टेंट। पर आपने देखा आपका जेड क्या था, आपका जेड रेगुलरली क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ठीक है भाई, जेड क्या कर रहा है, इंक्रीज। और आपने अपना जेड इफेक्टिव भी देखा तो जेड इफेक्टिव भी क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। आप लोगों ने एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया कि आर एन की जो वैल्यू होती है दैट इज व्हाट 0.529 डिवाइड बाई जेड इफेक्टिव और ऊपर क्या है आपका एन स्क्वायर। आप लोग गौर से देखो, एन आपका कांस्टेंट है किसके केस में, पीरियड के केस में। पीरियड आपका फिक्स है, एन कितना, सेकंड पीरियड। और जेड इफेक्टिव आपका रेगुलरली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप लोग गौर से देखो, अगर जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज करेगा तो क्या आपकी रेडियस डिक्रीज नहीं कर जाएगी। तो यही तो हो रहा है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सा फैक्टर बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव है जो बढ़ रहा है। इस जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से भाई साहब आपका एटॉमिक साइज क्या हो जा रहा है, यहाँ पे गौर गौर से लिख दो, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, राइट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पर कहां तक, अप टू फ्लोरीन, क्योंकि नियॉन भाई साहब एक्सेप्शन है। ये सारी की सारी इनर्ट गैसें हैं, इनमें आप ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं लगाने वाले जो जेड इफेक्टिव का निकल के आ रहा है उसके बेसिस पे आप लोग देखने लगे हो। ये आपकी इनर्ट गैस है, ये क्या है आपकी इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का साइज पूरे के पूरे पीरियड में सबसे बड़ा होता है, ये एक्सेप्शनली इसका साइज सबसे बड़ा है, इसे तो भूल जाओ। आप ऑर्डर किस में कंपेयर करोगे, केवल इसमें। लेफ्ट टू राइट जाने पर आप लोग देख रहे हो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब पीरियड में पीरियोडिक साइज क्या होने वाला है, घटने वाला है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस कम होती है, इसका मतलब लिथियम का साइज सबसे ज़्यादा, देन बेरिलियम का, देन बोरॉन का, देन कार्बन का, देन नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन का। पर इन सब में सबसे ज़्यादा साइज किसका, नियोन का साइज। इस बात को आप याद रखना, जितनी भी इनर्ट गैसें होती हैं इन सब का साइज बड़ा होता है क्योंकि ये वॉन डर वाल फोर्स के अंडर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि भैया पीरियड में क्या होता है। अब यहाँ पे लिखना, पीरियड के केस में जो होता है वो होता है आपका एन की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, एन की वैल्यू कांस्टेंट है। आप लिखोगे सिग्मा की वैल्यू भी क्या रहती है, कांस्टेंट। आप लोग लिखोगे जेड की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या करती है भाई, जेड इफेक्टिव इंक्रीज।
अगर आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आप लोगों को पता है आपका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने पे कम हो जाएगा। देखो मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ आती है, थोड़ा सा आपको डिटेल्ड में नॉलेज दे रहा हूँ मैं कि आपको फील आना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ऐसा कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है जिसकी वजह से साइज क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो आप याद रखना जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए एटॉमिक साइज क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ये आपका पीरियड, इसका मतलब अब आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में पीरियड का आइडिया होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज कैसे करना है। जब भी आप पीरियड का क्वेश्चन करो और आप यहाँ को एटॉमिक साइज घटता है तो आप लोग एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में साइज घटता तो है लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट के साथ में घटता है। इस चीज को याद रखना, बहुत अच्छा फैक्टर है। मैंने आगे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों को ये फील जरूर आना चाहिए कि भैया ठीक है साइज घट रहा है, लेकिन एक बात ये भी दिमाग में आनी चाहिए कि भैया बहुत हाई अमाउंट के साथ में नहीं घट रहा है, बहुत ही लो अमाउंट के साथ में घट रहा है। मतलब इनके साइज ऑलमोस्ट बराबर हैं। ये सारी की सारी रेडियस एंगस्ट्रॉम में तो बहुत ज्यादा वास्ट वेरिएशंस नहीं है। जैसे टॉप टू बॉटम आने पर जो साइज बढ़ता है ना वो बहुत ही वास्ट वेरिएशंस के साथ में बढ़ता है, पर पीरियड में जो साइज घटता है ना वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर क्या होता है, घटता है। इस चीज का फील रखना, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। इसे उतार लो, मिटाता हूं। चलो अब ऐसा ही कुछ सेटअप हम लोग ग्रुप्स में भी देख लेते हैं कि ग्रुप्स में क्या हो रहा है भाई। तो आप लोग किसी भी एक ग्रुप को स्टडी कर लो, हम पहले वाले ही ग्रुप को स्टडी कर लेते हैं। देखो पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और आपका फ्रेंसियम। आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको लिखनी आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, इसकी है 2,1 और इसकी है आपकी 2,8,1, इसकी आपकी है 2,8,8,1। मैंने बताया था टॉप टू बॉटम आने पर कैसे एटॉमिक नंबर लिखोगे, पहले 2 का चेंज, फिर 8 का, फिर 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का और फिर आपका 32 का। तो उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ 2,8,8,18,1, ठीक है। एंड देन आपका आया 2,8,8,18,1, ठीक है। एंड देन ऐसे ही आप इसमें लिखोगे 2,8,8,18,18,32,1, ठीक है। अब ये आपने सबकी क्या लिख दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दी। नेक्स्ट जो चीज़ आपको लिखनी है वो लिखनी है अब आपको एन की वैल्यू। तो किस कौन कौन से पीरियड में है, ये पहला पीरियड है, ये आपका दूसरा पीरियड है, ये तीसरे पीरियड का है, चौथा, पाँचवा, छठा और आपका 7वां पीरियड। इसके बाद में जो आपकी वैल्यू आती है वो आता है आपका सिग्मा, कि इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन पर कितना रिपल्सन लगा रहा है। तो कितने इनर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इसके केस में 0, कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इसके केस में कितने अवेलेबल हैं 2, इसके केस में कितने अवेलेबल हैं 10, इसके केस में कितने अवेलेबल हैं 18। ये 1 आउटर इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन कितने 2,8 यहाँ पे इसमें आए, सॉरी इसमें 10, इसमें 2,8 कितने हो गए आपके 18 इनर इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने हो गए 8 और 2 10, 18 और 18 कितना हो गया 36 हो गया। इसमें कितना हो गया आपका 2 और 8 ये कितना हो गया 18 एंड 18 54 हो गया। इसमें आपके इनर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 और आपके 32। आप 54 में 32 और ऐड कर दीजिए तो आपका कितना आ गया ये 86। इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कितना है, सिग्मा की वैल्यू 82। अब आप आ जाइए अपने किस पे, Z पर आ जाइए कि Z की वैल्यू क्या होगी। लिखो Z, मैंने लिखा Z एटॉमिक नंबर इसका कितना है 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, इन्हीं सबको ऐड कर दो, कितना है 11, कितना है आपका 19, कितना है आपका, इन सबको ऐड किया तो यहाँ तक कितना है 36, तो एक और ऐड करोगे 37, 54 में एक और ऐड करोगे 55 और ये कितना हो गया आपका 87। ये आपके Z की वैल्यू आ गई। अब देखो आपका फाइनल फैक्टर बचा, वो क्या बचा दोस्तों, अब आपका फाइनल फैक्टर बचा Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव आप लोगों का क्या होता है Z माइनस सिग्मा। अब देखो Z में से सिग्मा गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची Z इफेक्टिव की 1।
3 में से 2 गया तो वैल्यू क्या बची 1। 11 में से 10 गया, अगेन वैल्यू 1। आप लोग गौर से देखो, हर केस में वैल्यू 1 ही आ रही है। हर केस में वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 1 निकल के आ रही है। अब आप लोग खुद गौर से देखो कि जब मैं इसको कर रहा था तो मैंने देखा इसमें n की वैल्यू क्या कर रही है, n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। फिर मैंने देखा इसमें किसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू क्या कर रही है, तो मैंने देखा सिग्मा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। फिर मैंने देखा z की वैल्यू क्या कर रही है, आपने कहा z की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। पर देखो एक फैक्टर z इफेक्टिव ऐसा था जो इसके अंदर कैसा था, कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। ये z इफेक्टिव 1 1 1 1 1 ये क्या रहा, कांस्टेंट। अब मुझे पता है जो रेडियस का फॉर्मूला है Rn, दैट इज व्हाट 0.529 n स्क्वायर बाई z इफेक्टिव। अब आप लोग गौर से देखो, इस पूरे फॉर्मूले में आपका z इफेक्टिव क्या हो गया, z इफेक्टिव आपका कांस्टेंट हो गया। तो जो n की वैल्यू होगी उसी के हिसाब से रेडियस क्या करेगी, डिपेंड करेगी। z इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया, इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर किसका है, n का। n पूरे के पूरे सिनेरियो में क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रुप में बात चल रही है तो टॉप टू बॉटम जाने पर सारे के सारे पीरियड बढ़ते चले जाएंगे। n इंक्रीज कर रहा है, अगर n इंक्रीज कर रहा है तो आपकी रेडियस भी क्या करेगी दोस्तों, इंक्रीज करेगी। तो यही सेटअप हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज कैसा होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और आप लोग समझ गए क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप के केस में आपका कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस चीज को यहाँ पे रट के रखना कि ग्रुप्स में क्या होता है आपका, आप लोग लिखोगे ग्रुप्स में हमारा z इफेक्टिव, सबसे पहले लिखो n करेगा इंक्रीज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है आपका सिग्मा, सिग्मा पर भी लिख लेना, ये भी करेगा क्या आपका इंक्रीज। उसके बाद में आता है आपका z के केस में लिख देना, ये भी करेगा इंक्रीज। लेकिन एक चीज़ लिखना z इफेक्टिव, और उसके बारे में लिखना ये पूरा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो साइज किस पर डिपेंड करा, n पर, और n क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, साइज इन ग्रुप कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है दोस्तों। ये सिंबल होता है ऊपर की तरफ, अगर आप एरो बना रहे हो इसका मतलब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये एटॉमिक साइज का क्या था, एटॉमिक और आयनिक साइज का एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन था मेरी तरफ से, कि आप लोग पीरियोडिक टेबल में कह कैसे रहे हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घट रहा है या टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है। तो उसके पीछे का जो बिहाइंड द कॉन्सेप्ट था वो दोस्तों ये था, उतार लो, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है ये चीज़, ठीक है। इसको उतार लो, थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। इसका मतलब दोस्तों हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो आपका घटता है। पर इसी के साथ साथ हमें एक बात और भी पता है कि जो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है वो बहुत ही वास्ट वेरिएशंस के साथ में नहीं घटता है। कैसे घटता है, स्मॉल वेरिएशंस के साथ में घटता है। तो देखो क्या अब इसमें कोई एक्सेप्शन है, आपको जल्दी जल्दी मैं कराता हूँ, कुछ ग्रुप्स का आइडिया देता हूँ। आप सारे ग्रुप्स लिखो एक एक करके। आप लिखो ग्रुप नंबर 1 जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया, फिर आप लिखो ग्रुप नंबर 2, आप मेनली S और P पूरा लिख दो। ग्रुप नंबर आपका 13, देन आपका ग्रुप नंबर आपका 14, देन आप लोगों का ग्रुप नंबर 15, एंड देन ग्रुप नंबर 16, और आप लोगों का ग्रुप नंबर 17। इन सब के आप लोग एलिमेंट्स लिख दो। हलीना की रब से फरियाद, दूसरे का कोड है आपका बेटा मांगे, कार, स्कूटर, पाप राजी। 13 है आपका बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। आपको सबके नाम भी याद होने चाहिए साथ के साथ। ये है आपका कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। नेक्स्ट कोड है आपका नप, आ, सब भी, उससे, टीपो, और फिर है आपका फिर कल बाहर आई आंटी। देखो ये सारे के सारे ग्रुप दोस्तों मैंने क्या लिख दिए, सारे के सारे आप लोगों को ग्रुप्स लिख दिए, मेनली यही है। देखो मुझे पता है ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, सबको लिख लो। सबका एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जाने पर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं सबका,
टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हम जनरली क्या रखते हैं, याद रखते हैं कि इधर से इधर जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, और बात भी बिल्कुल सही है। पर दोस्तों एक बात याद रखना, क्या ये बात हमेशा सही है? हमेशा सही नहीं है, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। ये हमने एक्सपेक्टेड था, हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है, पर दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। जब प्रैक्टिकली देखा गया तो पता चला इसमें एटॉमिक साइज का ऑर्डर कुछ ऐसा आया, बोरॉन के जस्ट बाद जो है वो आपका गैलियम आया, मतलब एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज गैलियम से भी ज़्यादा होता है। ये एक्सेप्शन है, इस बात को याद करके रखना। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मैं आपसे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप याद रखना, ये रियलिटी थी भाई। ठीक है, रियलिटी यानी कि एक्सपेक्टेड ये था, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है, पर एक ही एक्सेप्शन था ये, इसको आप लोग याद रखना। सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखना। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन है कि अब एटॉमिक साइज को आप पढ़ोगे कैसे कैसे। देखो एटॉमिक साइज को अब 3 चीज़ों में डिवाइड करो, एटॉमिक साइज को 3 पार्ट में डिवाइड करो। अब आप लोग एटॉमिक साइज को जो डिवाइड करो वो डिवाइड करो, सबसे पहला पार्ट डालो आप इसका, तो सबसे पहला पोर्शन है हमारा इसमें, वो हम लोग देखेंगे मेटेलिक रेडियस। सबसे पहला पार्ट क्या है दोस्तों, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस काफ़ी अच्छा और फंडामेंटल लेक्चर है। अब इस मेटेलिक रेडियस का दोस्तों दूसरा भी नाम है, इसको दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन रेडियस। क्रिस्टलाइन रेडियस, इसको ऐसा भी बोल देते हैं। दूसरा जो है वो है आपका कोवेलेंट रेडियस। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आपका कोवेलेंट रेडियस। इसी का एक और नाम है नॉन मेटेलिक रेडियस। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो आपका बचता है वो बचता है वान डर वाल रेडियस। कौन सी, इनर्ट गैस वाली। अब जो आपकी बचती है वो बचती है वान डर वाल्स रेडियस, या इसी को कहते हैं इनर्ट गैस रेडियस। अब आप 3 चीज़ों से दोस्तों रेडियस को क्या करोगे, निकालोगे। देखो मेटेलिक रेडियस कैसे देखी गई, इन्होंने देखा कि जो मेटल्स के एटम है वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये इनके बीच की क्या होगी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगी डी। एटॉमिक साइज देखेंगे यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से, क्या है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी। डी क्या है आपकी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस इसी डी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर हो गया, डी का क्या होगा, आधा। अब इसकी इंटर एटॉमिक रेडियस जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो देखा गया जनरली ओवरलैपिंग से बनते हैं। वो किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग से। इसका मतलब इसकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मेटेलिक के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि ये ओवरलैपिंग के जरिए दोनों के न्यूक्लियस का आ गए, पास पास आ गए। तो इसका जो डी है, इंटर एटॉमिक न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक न्यूक्लियर डिस्टेंस लिख लेना, न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो इसके मेटेलिक के कंपैरिजन में तो दोस्तों क्या होगी, कम होगी। अब वॉन डर वाल्स में देखा गया कि वॉन डर वाल्स में तो भैया एटम पास पास, क्या एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं, पास पास होते तो कंबाइन कर जाते। इसके केस में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थी, इंटर एटॉमिक न्यूक्लियर डिस्टेंस जो थी दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, डी। तो हमने देखा कि अगर मैं रेडियस की या एटॉमिक साइज की बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि जो एटॉमिक रेडियस है किसकी, वॉन डर वाल्स की, एटॉमिक रेडियस ऑफ वॉन डर वाल, वी का सिंबल का मतलब है वॉन डर वाल्स की, ग्रेटर देन होती है किससे, रेडियस ऑफ मेटेलिक, मेटल्स की, जो भी मेटल्स हैं उनकी रेडियस से। और मेटल्स की रेडियस भी बड़ी होती है किससे, आपकी रेडियस ऑफ कोवेलेंट से या रेडियस ऑफ नॉन मेटेलिक कंपाउंड से। अब आप लोग यहाँ से एक जस्ट रफ आइडिया और आपको हुआ कि ये आपकी क्या है, वॉन डर वाल्स, देन मेटेलिक, देन आपकी क्या है, कोवेलेंट। अब देखो इस चीज़ को आप उसमें भी लगा सकते हो। अगर मैं आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखूं तो आपसे क्या लिखूंगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन।
और आगे लिखूंगा आर्गन। आर्गन को छोड़ दो, चलो आर्गन को ले लो। अब तुम्हें पता है इन सब में सबसे ज़्यादा जो रेडियस होगी वो किसकी होगी, आर्गन की, क्योंकि आर्गन किस में आ गया आपका, वान डर वाल्स में, इनर्ट गैस में। तो सबसे ज़्यादा रेडियस होगी आपकी आर्गन की। एक जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद में आते हैं आपके मेटल। मेटल आपके कौन कौन से, गौर से देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये आपके सब क्या है, मेटल। तो इनकी रेडियस आएगी उसके बाद में। इसके बाद में अगर किसी की रेडियस होगी तो वो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की होगी, इन तीनों की होगी। पर इनसे तो ज़्यादा होगी क्योंकि ये क्या है, आपके कोवलेंट कंपाउंड है। कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं। अब इनकी इससे ज़्यादा होगी किससे, आपकी सिलिकॉन से, फास्फोरस से, सल्फर से और क्लोरीन से। ये चीज़ आपको एक जस्ट रफ आइडिया देती है कि हमें पता है कि कोवलेंट कंपाउंड की रेडियस जो है वो सबसे कम होती है, फिर मेटल्स की होती है, सबसे पहले वान डर वाल्स मतलब कि इनर्ट गैस की होती है, देन मेटल की होती है और देन आपके कोवलेंट कंपाउंड्स की होती है। ये छोटा छोटा सा आपको रफ स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, आगे क्या पढ़ते हैं हम एटॉमिक और आयनिक साइज में। अब हम पढ़ते हैं इसमें आयनिक साइज कैसे बताओगे आप। ये तो सिंपली आपने एटम्स के साइज को कंपेयर कर दिया। अगर आयन्स आ जाएं तो आप साइज को कैसे कंपेयर करोगे। तो दोस्तों जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो आयन के साइज से ही रिलेटेड है, ठीक है। मैं हर छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे डिटेल में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इनऑर्गेनिक के फंडामेंटल्स अच्छे हों। अब मैं आपसे सिंपली बात कर रहा हूँ आयनिक साइज की। अब तक मैं किसकी बात कर रहा था, एटॉमिक साइज की। तो देखो आयनिक साइज दो टाइप से हो सकता है, एक आपका कैटायनिक और दूसरा आपका एनायनिक। तो एक आप लिखोगे कैटायनिक और दूसरा आप लिखोगे एनायनिक, ठीक है। अब आपसे मैं बताता हूं कि जो भी कैटायन जो होता है, जैसे मैंने लिखा सोडियम प्लस और मैंने लिखा सोडियम, तो देखो सोडियम प्लस से जो साइज होता है वो बड़ा होता है। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर आप सोडियम प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये आपको मिलेगा 2,8, जबकि आप इंडिविजुअल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो मिलेगा आपको 2,8,1। देखो एक ऑर्बिट बढ़ गया, कौन सा बढ़ गया, एक ऑर्बिट, ये थर्ड में पहुंच गया, ये सेकंड में ही रह गया। तो आप लोग लिख सकते हो ड्यू टू ऑर्बिट इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इसमें ऑर्बिट बढ़ रहा है, ऑर्बिट के बढ़ने की वजह से इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। पर आप दोस्तों यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि कैटायनिक साइज स्मॉलर देन देयर पेरेंट्स एटम साइज, कि हमेशा वो अपने पेरेंट एटम के साइज से क्या होगा, कैटायन का साइज हमेशा कम होगा। और एक लाइन और लिख सकते हो, एज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, लिख लेना एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे, आप लोग एक चीज़ जज करके पाओगे कि उसका जो साइज है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ऐसा ही कुछ सिलसिला दोस्तों आपको एनाइन के केस में भी याद होना चाहिए। कि एनाइन में क्या होता है भाई, ठीक है दोस्तों। एनाइन के केस में भी आपको यहाँ पर साइज की जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है रूम का, लाइटिंग की वजह से स्वेटिंग होने लग जाती है दोस्तों। अब देखो एनाइन का जो साइज है आप कैसे करोगे। देखो एक कोई भी एटम उठाओ अपने मन से, एक मैंने उठाया क्लोरीन पे माइनस और दूसरा उठाया सिंपली क्लोरीन। तो मैंने देखा जिस पर एनाइन पर नेगेटिव चार्ज है उसका साइज जनरली क्या आया, बड़ा आया। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश करी, मैंने कहा इनका थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वो आया 2,8,8। जो इसका निकल के आया वो निकल के आया 2,8,7। तो इसने कहा इसका साइज इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा है। इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लिख लेना, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन ज़्यादा हो गया, इसलिए इसका साइज क्या हो गया, बड़ा। एक बात जैसे आपने इसमें लिखी है ऐसी ही बात आप लोग इसके केस में भी लिखना भाई।
किसके केस में, एनाइंस के केस में लिखना एनाइनिक साइज, आप लोग यहाँ पे लिखना एनाइनिक साइज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटम साइज, कि अपने पेरेंट एटम के साइज से हमेशा एनाइन एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरी बात लिखना है इसमें, दूसरी बात लिखना एज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, ये दोस्तों बड़ी ही छोटी छोटी सी बातें थी, जस्ट आपका दिमाग इन सब बातों पर चलना चाहिए, इसीलिए ये बातें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हैं कि आपको एक छोटा छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट सजाए कैसे जा रहे हैं। इसके बाद भी एक बड़ा फेमस टॉपिक रह गया इसी के अंदर, साइज के अंदर, जो आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बताऊँ आज तक जितने भी बार सवाल देखे जेईई मेन में 5 से 7 बार अकेला सिंगल एक ही क्वेश्चन रिपीटेड रहा है। देखो दोस्तों टॉपिक क्या है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कि भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आप साइज का ऑर्डर कैसे लिखोगे। अब देखो दोस्तों ये जो मैंने लिखा है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसका मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जितने भी मैं एटम्स लिख रहा हूँ उन सब के अंदर अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो अब आप उनके एटॉमिक साइज को कैसे कंपेयर करोगे। तो बड़ा फेमस सा एग्जांपल है जो आप लोगों से बहुत पूछा जाता है। तो वो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है नाइट्रोजन के ऊपर 3-, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, फ्लोरीन के ऊपर -1 और सोडियम के ऊपर +1, मैग्नीशियम के ऊपर +2 और आपका एल्यूमिनियम के ऊपर +3। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपसे कहता है इन सब में साइज का ऑर्डर क्या करिए, कंपेयर करिए। अब आप लोग गौर से देखो इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो कैसे, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 3 उसको और दे दिए 10, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और दे दिए, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का 9 और 1 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इधर भी देखो 11 होता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 3 प्लस निकाल दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग गौर से देखो ये वो है सारे के सारे एटम जिनमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं। अगर सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो अब आप इनके एटॉमिक साइज का ऑर्डर कैसे लोगे। देखो मैंने आपको, देखो यही तो कर रहा हूँ, इसलिए इतने बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं कि आप एग्जाम के अंदर लॉजिक लगा सको और अपनी चीज़ों को क्लियरिफाई करके 100% अपने दिमाग में ये रख सको कि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो 100% मेरा सही है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों होता क्या है कि बच्चा जब भी एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चंस करके आता है उसे ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया और ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरा सही है, पर जैसे ही वो आके रूम पे आके चेक करता है, अपने घर पे आके चेक करता है तो देखता है छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक्स की वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अब देखो मैंने इतना बेसिक्स आपको पहले क्यों पढ़ाया, इसीलिए तो पढ़ाया। मैंने कहा एटम्स के साइज को डिक्रीज करने वाला फैक्टर कौन सा है, तो मैंने बताया उसका न्यूक्लियर चार्ज। उसके न्यूक्लियस में जितना चार्ज अवेलेबल है वही तो उसके आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट, और उस अट्रैक्शन का कॉज क्या होता है एटॉमिक साइज घटता है। अब तुम इन सब में देखो, इन सब में एटॉमिक साइज को घटाने वाला कौन, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस किस के पास में, नाइट्रोजन के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो अवेलेबल है, यहां पे लिखना आप नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, ये लिखना नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आपका अलग सेक्शन है, इस पे फोकस मत रखना। नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब आप लोग मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने अवेलेबल है। नाइट्रोजन के अंदर 7 फिक्स है, ऑक्सीजन के अंदर 8, फ्लोरीन के अंदर 9, सोडियम के अंदर 11, मैग्नीशियम के अंदर 12, एल्यूमिनियम के अंदर 13। अब आप लोग मुझे बताओ
जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा, इसका मतलब वो आउटर इलेक्ट्रॉन को उतना जल्दी अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा और उतना ज़्यादा खींच लेगा। इसके पास में सबसे कम चार्ज है और इलेक्ट्रॉन 10 ही है, इसका मतलब इसका साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने वाला फोर्स क्या है, कम। तो इधर से इधर जाने पर आप देखो साइज क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सब में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और देखो मैंने इसका छोटा सा लॉजिक आपको उसी कॉन्सेप्ट से बताया जिस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको केवल ये प्रूफ किया कि एटॉमिक और आयनिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर घटते हैं और टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा दोस्तों डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था एटॉमिक साइज का। ऐसे ही करके अब मुझे आपको अगली 3 प्रॉपर्टीज और पढ़ानी है। अब हम अपनी सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों अगर आपको पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर ढंग से समझ में आती है, जिसका नाम है एटॉमिक साइज, तो आपको आने वाली सारी की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो नेक्स्ट 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आने वाली है, डिटेल में समझ में आएंगी, आपको किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं एटॉमिक साइज पर क्या करती है दोस्तों, डिपेंड करती हैं। तो अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, उतार लो इसे। अब दोस्तों हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, वो अपनी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग डिटेल में। ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है सेकंड प्रॉपर्टीज, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो मैंने लिखा है वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एक सिंबल है कुछ ऐसा, इसको कहते हैं काई। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, काई से। काई इसका एक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, देखो दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट bonded electron towards itself through covalent bond। कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का जस्ट एक प्रॉपर्टीज है कि वो किसी भी एटम के साथ अगर कोवलेंटली बॉन्डेड है तो वो उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की क्या रखता है, अट्रैक्ट करने की एक टेंडेंसी रखता है। उस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को दोस्तों हमने नाम दिया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो दोस्तों ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन partially charge develop on both atom, कि भैया दोनों के दोनों एटम पे इस इलेक्ट्रॉन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से दोनों के दोनों एटम्स पर क्या डेवलप हो जाता है, पार्शियली चार्ज डेवलप हो जाता है। नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये वर्ड लिखना, कंप्लीट नेगेटिव नहीं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल ठीक है दोस्तों। अब इसमें लिखना ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पार्शियली चार्ज डेवलप ऑन बोथ एटम। पार्शियल चार्ज क्या हो गया, पार्शियली नहीं, आप लोग लिखना पार्शियल चार्ज डेवलप। तब पार्शियल नेगेटिव चार्ज develop partially negative charge developed on that atom which have ability to attract bonded pair of electron।
इसने कहा पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन दैट एटम विच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा जिस एटम के अंदर ये एबिलिटी है कि वो उस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। और पार्शियल, और इसी में लिखना, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन अनदर एटम। कि भैया जो बचा हुआ दूसरा एटम है उस पर क्या बन जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल चार्ज उनके ऊपर क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब दोस्तों अगर आप मुझसे कहो ना इलेक्ट्रोनेगेटिव का भैया एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दो, तो यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम्स की क्या होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है जो कोवलेंट बॉन्डेड है किसी दूसरे एटम के साथ में, कि वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर करके बनाए हैं, उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्या रखता है, टेंडेंसी रखता है। सेल्फ नेचर है, नेचर ने ही दिया है उसको ये नेचर कि आप क्या करो, उस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करो, खींचो। इस जो शिफ्टिंग और ये अट्रैक्शन का जो फिनोमेना है, इसको एक नाम दे दिया गया केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों रूम का, इसको नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो हो क्या रहा है कि आपके ऐसे करके दो एटम्स आ रहे हैं, एक एटम ए है आपका, एक एटम्स बी है। इन दोनों ने क्या करी, अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। एक के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, एक के इलेक्ट्रॉन को मैं किससे दिखा रहा हूं, अपना डॉट से दिखा रहा हूं। ठीक है, वीडियो क्लियर है। अब इसको दिखाने के बाद अगर देखो दोस्तों, अगर सबसे पहला केस ले रहा हूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो देखो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि अब जो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ए के पास ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा। देखो पहले मिड में था, अब इसके क्या है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा है तो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ये अपनी तरफ खींचना ही तो ये बताता है कि इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे ही इसने अपनी तरफ खींचा तो जो खींचता है उस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है दोस्तों, पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी तरफ से चला जाता है उस पर कैसा डेवलप हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव। अगर केस नंबर 2 ऐसा हो जाता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लेस देन हो जाती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, तो देखो इस बार केस जो बनता वो कुछ ऐसा बनता कि इस बार जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा बी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो जिसकी तरफ शिफ्ट हुआ उस पर डेल्टा नेगेटिव और जिधर से गया उस पर डेल्टा पॉजिटिव। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों की, एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए दोस्तों, सेम हो जाए। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इस बार इन दोनों एटम पर कोई भी पार्शियल चार्ज डेवलप नहीं होगा। दोनों का बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में शिफ्टेड होगा और दोनों पर डेल्टा क्या होगा, इस पर भी 0 और इस पर भी चार्ज 0, कोई भी चार्ज इन दोनों पर अवेलेबल नहीं होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दोस्तों जस्ट एक रफ फीलिंग है कि आप लोगों को समझ में आए हो क्या रहा है। अब देखो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से जो पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, इससे हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर में इसका यूज करते हैं। ये कहने को तो पार्शियल ही है, जब हम ऑक्सीडेशन में इस चार्ज को लेते हैं तो एज अ कंप्लीट चार्ज क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में। अब देखो किसी भी एटम का दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एटम। इसमें लिखना टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, कि किसी एटम पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम उसका क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर ON शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आपका वेरी करता है वैलेंसी टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं, कि उस एटम की जितनी वैलेंसी है और कितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ से लेके वहाँ तक वेरी करता है। दोस्तों पीरियोडिक टेबल की सेकंड वीडियो में डिटेल्ड में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पहले ही वीडियो में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ क्या होता है। जाके दोनों वीडियो देख लेना। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दोस्तों कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप पहले की 2 वीडियो देख के आना। देखो मैंने 2-3 वीडियो इस तरह से अरेंज करी है दोस्तों कि किसी बच्चे को पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी ना आती हो ना, अगर वो एक बार मेरी वीडियोज़ को प्रॉपरली देख ले तो उसे एक रफ आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। सारे के सारे
क्वेश्चंस बनेंगे ना तो उसे समझ में आने लग जाएगा बाई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तैयार कहाँ से करे जा रहे हैं। अब देखना, अब यहाँ पे एक लाइन लिख लेना दीज पार्शियल चार्ज, लिखना दीज पार्शियल चार्ज consider as full positive or full negative in case of oxidation number, कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर के केस में यही पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव फुल चार्ज की तरह कंसीडर करे जाएंगे। यहाँ पे माना जाएगा -1 चार्ज डेवलप हुआ और यहाँ पर क्या माना जाएगा +1 चार्ज डेवलप हुआ। किसके केस में दोस्तों, लाइन लगा के लिखना है इसको सीक्वेंस में पूरा, कि ऑक्सीडेशन नंबर के केस में हम इस चार्ज को कैसा है फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये केमिस्ट्री का फिनोमेना है, हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए ऐसा करते हैं। तो मैंने ये लाइंस आपको यहाँ पे लिखवा दी कि ऑक्सीडेशन नंबर में यही नेगेटिव और पॉजिटिव कैसा कंसीडर कर लिया जाता है, फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव की तरह कंसीडर कर लिया जाता है। ये दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट है और आगे बढ़ते हैं, उतारिए इसे। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी एटम ए है और कोई भी एटम आपका बी है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस एरो का साइन का मतलब है इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तो अगर मैं आपसे कहूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी तो आप लिखोगे -1। अगर मैं आपसे कहता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ए तो आप कहोगे +1। ऑक्सीडेशन के केस में ये जो पार्शियल नेगेटिव डेवलप हुआ है ना और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इसको फुल्ली चार्ज की तरह कंसीडर किया जाता है। अगर मैंने आपके सामने बता दिया ए और बी और इसके दो बॉन्ड बना के और ऐसे एरो कर दिया और आपसे पूछा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी क्या होगा, तो अब आप लोग कहोगे +2, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसने सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। और इससे पूछूंगा, अगर आपसे पूछा मैंने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए तो ए की तरफ जा रहे हैं तो कितना हो गया +2। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसका, ठीक है, इसे याद रखना कि यही पार्शियल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर के केस में कैसे कंसीडर किया जाता है, फुल चार्ज की तरह कंसीडर किया जाता है। उतार लो अब इसे। ठीक है दोस्तों, मिटाता हूं मैं इसे। अब देखो दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब इतना सब कुछ सीखने के बाद अब मुझे समझ में आया कि यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसी भी एटम के साइज के, कि जैसे जैसे एटम्स का साइज बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। क्योंकि देखो दोस्तों होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। अब आप सोचो, अगर कोई एटम का साइज छोटा है, अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो जिसका साइज छोटा होगा उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, पास में होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर वहीं पर किसी भी एटम का साइज बड़ा है, ठीक है नहीं, तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी दोस्तों क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है न्यूक्लियस का फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के जितने ज़्यादा पास में होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अच्छी तरीके से खींचेगा। तो जिसका साइज छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने आपको पहला रिलेशन लिखवाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब यही पूरा का पूरा रिलेशन हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि अब हम आसानी से सभी ग्रुप्स का, जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे पास में, सबका लिख सकते हैं। हम मेनली किस किस का लिखेंगे दोस्तों, ग्रुप एस और पी के सारे लिखेंगे, ग्रुप नंबर 1 और आपका ग्रुप नंबर 2 एंड देन आपका ग्रुप नंबर 13,
ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17। जनरली आप केवल इन्हीं को पकड़ लो। अब आप देखो ग्रुप नंबर 1 में क्या है, हलीना की रब से फरियाद। अब आप लोगों को और मुझे दोनों को पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्या होगी, कम होती जाएगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो ग्रुप्स में ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। अब दूसरा क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये क्या है, सेकंड ग्रुप्स का क्या है, कोड है। हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो सबसे ज़्यादा इसकी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ग्रुप नंबर 13 में क्या है, एक्सेप्शन है। साइज का अगर ऑर्डर आपने गलत लिख दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी गलत लिख दोगे। बोरॉन से के बाद में जो साइज जो बड़ा होता है वो गैलियम का होता है, देन एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। ग्रुप नंबर 13 में मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक्सेप्शन बताया। बल्गा इंटल, ये इसका क्या है, कोड है। अब मुझे पता है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही चीज़ है इसमें मेन, ये एक्सेप्शन वाला खेल जो है। अब ये है कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, टॉप टू बॉटम घटेगी। फिर है आपका नब आसभी। दोस्तों टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। उससे टीपो, आपको पूरी प्रोडक्ट टेबल ऐसे ही याद हो जाएगी, पूरी रट जाएगी। मैं जब तक एंड करूंगा ना प्रोडक्ट टेबल का, इतनी बार इनको लिखूंगा एस और पी को कि आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएंगे सारे के सारे एस पी विद कोड के साथ में। फिर आता है आपका फिर कल बाहर आई आंटी। अब क्या होगा, आपका टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ये सारे ग्रुप्स के ऑर्डर आपको ऐसे ही लिखने आने चाहिए जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इनको एक बार देख लो और इनको उतार लो, ठीक है, कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारे के सारे हैं आपके ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स। भैया ग्रुप्स में क्या खेल हो रहा है कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है। अब देखो दोस्तों मैं आपको पीरियड में बताता हूँ। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है। अगर एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए आप लोग याद रखना लेफ्ट टू राइट, इसी में लिखना है यहाँ पे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इसमें लिखना एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या करता है दोस्तों, घटता है। तो ये आपका पीरियड में हो गया। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। ये दोनों की दोनों बात दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। उतार लो, रब करते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो दोस्तों इसे रब करते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ते हैं। ये जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको ग्रुप्स में कराया और आपको पीरियड्स में एक आइडिया दिया आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप्स में और पीरियड में किस तरह वेरी कर रही है, ठीक है। मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, अगर आपको एटॉमिक साइज आता है तो मैंने क्या कहा, सारी की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज पर ही डिपेंड करने लग जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फाइनली ले दे के मुझे क्या पता चला कि साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब अगर मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल में साइज के ऑर्डर्स पता हैं तो क्या मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख सकता हूँ, बहुत ही आसानी से लिख सकता हूँ। देखो इसके बाद भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल दिया पाउली ने। कौन सा साइंटिस्ट था, पाउली, लोनस पाउली, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल दिया। तो अब अगली हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउली स्केल, पाउलिंग स्केल, कि पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई। तो इसने पाउली ने एक स्केल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का,
जिसको कहाँ से कहाँ वेरी कराया, 0 से लेके 4। देखो साइंटिस्ट हैं, जो भी इन्होंने दिए हैं वो हमें याद करना पड़ेगा। जैसे हमें एसिड बेस का जो स्केल दे रखा होता है, किसी भी चीज़ का pH का जो स्केल दे रखा होता है वो 0 से लेके 14 तक का क्या हो रखा है, दे रखा है। 7 पे क्या बताते हैं, न्यूट्रल। ऐसे ही इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी स्केल दिया 0 से लेके 4 तक और बीच में रखा 2। इन्होंने कहा इतने बीच में जो आने वाले होते हैं वो होते हैं आपके मेटल। 0 से लेकर 2 के बीच में क्या रखे जाएंगे, मेटल, और इससे आगे आपके क्या रखे जाएंगे, नॉन मेटल। ठीक है, इसने बताया पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है दोस्तों वो बताया आपका सीजियम। कौन सा बताया, सीजियम। और पाउली स्केल पर जो इसकी वैल्यू बताई वो बताई 0.01। ठीक है, ये इसकी वैल्यू बताई। और इन्होंने बताया पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बताया इन्होंने, वो क्या है आपका फ्लोरीन। और फ्लोरी की जो पावली स्केल पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 4, पूरी एग्जैक्ट कितनी, 4। ठीक है ना, इसके बीच में वो सारी की सारी वैल्यू क्या करते हैं, वेरी। इसके अलावा भी आपको कुछ डाटा मैं लिख रहा हूँ, जस्ट देखो क्या लिख रहा हूँ। अगर आपसे मैं कहूँ सेकंड पीरियड के बारे में कि आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखो, तो आप लोग लिखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जो लिथियम की जो पाउली स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दोस्तों वैल्यू होती है काई की, वो वैल्यू रखी जाती है 1, और सब में 0.5 से बढ़ाते जाओ, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और कितना आ गया, 4। ये सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है किस पर, पाउली के स्केल पर। ये सारी की सारी निकल के आई। उसके बाद आप लोग ले सकते हो थर्ड पीरियड को भी, अगर आप लोग लेना चाहो। किसको ले सकते हो, थर्ड पीरियड को, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और आपका क्या है, क्लोरीन। देखो जो रखा जाता है स्टार्टिंग वो रखी जाती है 0.9 से 0.9। पाउली स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है सोडियम की वो कितनी होती है, 0.9। अब आप 0.3 बढ़ाते जाओ, कितना आ गया, 1.2, और बढ़ाते जाओ, कितना आया, 1.5। यहाँ पे आया कितना आया, 1.8। देन कितना आया, 2.1। 2.1 के बाद में जो इसकी निकल के आती है वो उस, अब कोई इसमें ट्रेंड नहीं है, 0.3 बढ़ रहा है, 2.5, और इसकी डायरेक्ट याद रखना कितनी होती है, 3। ठीक है, ये चीज़ आप जस्ट लर्न रखना, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होती है इसकी वैल्यू, ठीक है नहीं, पर ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की मैंने आपको वैल्यू बताई, हल्का सा आपको जस्ट रफ आइडिया होना चाहिए। बाकी मैं आपको बताता हूँ, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप ऑर्डर लिखोगे कैसे। अगर मैं आपसे कहा है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपका सीजियम। अब इसके बाद भी आपको एक जस्ट ऑर्डर पता होनी चाहिए। आप क्या करो, सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंटों को लाइन से लिखो, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है दोस्तों, जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्सों को क्लियर करने में आगे काम आएगी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, कि भैया एलिमेंट्स का क्या लिखो, ऑर्डर लिखो। देखो लिखते कैसे हैं, आप सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट लिखो और थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिखो। देखो लिखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर उसके नीचे लिखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्या आ गया आपका, क्लोरीन। देखो कैसे आप इन सब में सबका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर केवल जस्ट ट्रिक से लिख सकते हो। आप एक एरो बनाओ ऐसे, देन दूसरा एरो बनाओ ऐसे, देन तीसरा ऐसे, ऐसे करके सारे एरो बना दो। अब आपको लिखने का सीक्वेंस क्या रखना है, पहले लिखना है फ्लोरीन, फिर एरो को ऐसे लेके जाना है, फिर आपको अपने इस एरो को ऐसे लेके जाना है, ठीक है, ऐसे करके चलते रहना है, फिर पीछे लेके आना है ऐसे करके। ये आपने आपबाउ प्रिंसिपल में ऐसा करा होगा, ऐसे करके आप लोगों को इसको लिखते हुए लाना है, इस एरो की वैल्यू। अब देखो आप लिखोगे कैसे, इसमें ऑर्डर कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले लिखना है फ्लोरीन, सबसे पहला एरो किस पे है, फ्लोरीन। उसके बाद एरो पे चलते जाओ, यूं करके आए ऑक्सीजन, क्लोरीन। फ्लोरीन के बाद जो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के बाद कोई पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज व्हाट, क्लोरीन। अब क्लोरीन फिर यूं करके एरो खत्म हुआ, फिर ऊपर आया यूं करके नाइट्रोजन एंड देन सल्फर। क्लोरीन के बाद अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में तो वो है नाइट्रोजन। उसके बाद में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर, फिर यहाँ पे आए, फिर आया आपका कार्बन, फिर आया आपका फास्फोरस, देन आपका आया बोरॉन, देन आपका आया सिलिकॉन, लिखते जाओ ऐसे करके सिलिकॉन सिलिकॉन। अब आया आपका बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, ऐसे चलते जाते हैं यूं करके, यूं चले, फिर बेरिलियम एल्यूमिनियम, फिर ऊपर गए लिथियम मैग्नीशियम एंड देन सोडियम, लिथियम मैग्नीशियम और एंड देन दोस्तों सोडियम। ये आपको पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद कर रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप शॉर्ट में निकाल सकते हो। आपसे अगर कोई कहने लग जाए सल्फर में और फास्फोरस में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें वैल्यू याद कर लो फिर वैल्यू कंपेयर करो तब बताओ। आप जस्ट ऐसे भी अगर ट्रिक से पता है तो आप डायरेक्ट बता दोगे इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये पाउली ने अपनी वैल्यू दी, तो ये भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा बहुत इसका जस्ट रफ आइडिया होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैंने इसमें आपको बताया कि जैसे जैसे एटम बदल रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल रही है। तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल एटम्स की ही प्रॉपर्टीज है कि एटम बदल गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाएगी? नहीं दोस्तों, सेम एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो सकती है। तो देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, ये मैं आपको इन डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग्स में पढ़ाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं इन डिटेल किस में पढ़ाने वाला हूँ? केमिकल बॉन्डिंग में। मुझे नहीं पता आज की डेट में आपको हाइब्रिडाइजेशन आती है या नहीं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर डिलीवर करने के बाद में दुनिया का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आप जस्ट 10 सेकंड में आंसर बता दोगे। पूरी ट्रिक और टेक्निक से मैंने उस क्वेश्चन, उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, हाइब्रिडाइजेशन वाले को सजा रखा है। अभी आपको एक जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ, तब आगे आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप लोग समझ जाओगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। और अभी आपको केवल यहाँ पे 3 ही हाइब्रिडाइजेशन पे काम करना है, sp, sp2 और sp3। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो भी परसेंटेज एस करेक्टर अवेलेबल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। अब देखो इसमें 2 एलिमेंट हैं एस और पी के, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना अवेलेबल है आपका? 50% दोस्तों sp हाइब्रिडाइजेशन में। sp2 में कितना है? 1/3 अवेलेबल है। इसका मतलब कितना अवेलेबल है? 33% है परसेंटेज एस करेक्टर आपका। ठीक है नहीं, परसेंटेज एस करेक्टर। अब ये एक एस का है और 3 पी के है, इसका मतलब कितना है? 25% है परसेंटेज एस करेक्टर। इसका मतलब मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो इस तरह से है कि sp हाइब्रिडाइजेशन वाले की एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, देन आपका sp2 और देन आपका sp3। इस चीज़ को केवल अभी आप लिख लो, आने वाले टाइम में जब मैं डिटेल्ड में आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा डेप्थ डिटेल में समझाऊंगा कि होता क्या है, जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में मैंने आपको 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई डिटेल में। ठीक है, मैंने आपको 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन डिटेल पढ़ाई। देखो दोस्तों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही एक ऐसा पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन आने की मैं आपको स्टार्टिंग में बता सकता था कि 99% प्रोबेबिलिटी होती है। अगर पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से वो क्या करेंगे, रखेंगे। देखो अब ये पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कि इनमें हर छोटी से छोटी बात हमको डिटेल में समझ में आनी चाहिए। देखो मैं इतनी देर आपसे 1-1.5 घंटे इसमें टॉपिक में लगातार बोला हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों से कहूँगा जाओ लेक्चर देख लो और काम आप लोगों का चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि भाई यहाँ से आपके क्या होते हैं, बेसिक्स बिल्ड होते हैं। आपके बेसिक्स की यहाँ से क्या रखी जाती है, नींव रखी जाती है। अगर यही मैंने कमज़ोर कर दी तो आने वाले टाइम में मैं आपको इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ाऊँगा और कैसे आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया कि AMU BTech के केस में दोस्तों 34 नंबर की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आती है। मैं आपको 34 नंबर ही ऐसे डिलीवर करना चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्टों से ही फंसें और हमारे
हमारे इन्हीं वीडियो लेक्चर से फंसे, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। दोस्तों अगर आप अभी अभी हमारे चैनल्स पर वीडियो देख रहे हैं और आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस नहीं है कि भैया पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, देखो अभी मैं केवल आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक और टेक्निक बताऊंगा कि 100 क्वेश्चन मेरी एक एक ट्रिक से इनऑर्गेनिक के आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे सॉल्व होंगे, मैंने आपको क्या बताया, ऐसे सॉल्व होंगे कि आप एग्जाम हॉल के अंदर 100% श्योर होंगे कि ये क्वेश्चन मेरा सही है। तो दोस्तों जनरली होता क्या है दोस्तों, लोग जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे पढ़ते हैं कि पढ़ने के बाद जब वो एग्जाम में क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो उनको लगाने के दौरान लगता है कि हमने सही किया, पर रूम पे आकर छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेकों से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन लगाने के दौरान अपने लॉजिक लगाने लग जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ के जाते हैं। पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना कोई भी लॉजिक नहीं लगता, हर चीज़ का एक फॉर्मूला वैलिड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उस फॉर्मूले को अगर आपको याद है, आपको वही अप्लाई करना है वहाँ पे जाके। ये सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ाऊंगा तभी आपको अच्छे बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तभी आपकी और मेरी दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच कर पाएगी कि हम लोग आखिर पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाली वीडियोस रेगुलर रहेंगी इस चैनल पे और बहुत ही अच्छा और मैग्नीफाइड कंटेंट हम आप लोगों को डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच।